दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन भारती, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube मंच पर। आज मैं उपस्थित हूँ, आप लोगों से बात करूँगा आपातकाल के ऊपर। आपातकाल जो 1975 में लगाई गई, भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का वो काला अध्याय, उस विषय पे आज मैं बात करूँगा। उसी के संदर्भ में मैंने कुछ तैयार कर रखे हैं, 2-3 जगह से संकलन किया है और मैं उसे आपको सुनाऊंगा। आप तफसील से सुनेंगे, आपको समझ में आएगी कि आपातकाल के दौर में क्या क्या हुआ था, क्या क्या गुजरा था लोगों के ऊपर, कैसी बंदिशें लगाई गई थी। ये सारे चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। और ख़ासकर आपातकाल लगाने से 1-2 दिन पहले मैडम इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया और किस तरीके से आपातकाल लगाया, ये सारे चीज़ों के बारे में मैं आपसे आज अपनी बात रखने वाला हूँ। 25 जून 1975 से 19 जनवरी 1977 तक ये आपातकाल का अवधि थी, यानी 21 महीने तक आपातकाल लगा रहा भारत में। बंदिश और घुटन के 21 महीने। आखिर इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया? सवाल ये है, आखिर इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया? मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें इंदिरा गांधी अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। आपातकाल की शुरुआत इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले से हुई जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया था। कोर्ट ने इंदिरा गांधी पर 6 वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा कर दी और 26 जून को आपातकाल लागू करने की भी घोषणा कर दी। और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके मंत्रिमंडल की सिफारिश पर 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। 26 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर जो सबसे पहली आवाज़ आई, वो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज़ थी। उनके शब्द थे, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देश में इमरजेंसी लगे 48 साल पूरे हो चुके हैं। इंदिरा गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैंने इमरजेंसी लगाई तो एक कुत्ता भी नहीं भौंका था। आज इमरजेंसी लगाने से पहले की पूरी कहानी जानेंगे। उस दिन इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया, मैंने आपको बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की बात कि 6 साल तक चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया था। 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने नई दिल्ली में रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ बड़ी रैली बुलाई थी। तब देश में महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पनप रहे थे। जयप्रकाश पूरे देश में घूम घूम कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 25 जून की सुबह इंदिरा ने कहा, देश को शॉक ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। 25 जून की सुबह इंदिरा गांधी ने कहा, देश को शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। 25 जून की सुबह इंदिरा गांधी ने बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को फ़ोन किया। उस समय सिद्धार्थ शंकर रे दिल्ली में ही बंग भवन में रुके हुए थे। उन्होंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की सेक्रेटरी RK धवन थे। उन्होंने रे को बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें सफदरगंज रोड अपने आवास पर बुलाया है। सिद्धार्थ रे पहुँचे। उन्होंने देखा इंदिरा गांधी स्टडी रूम में बैठी हुई थी। टेबल पर ढेर सारी फाइलें रखी हुई थी। वो बैठे और करीब 2 घंटे तक देश की हालात पर बात करते रहे।
प्रणब मुखर्जी अपनी किताब द ड्रामेटिक डिकेड में जिक्र करते हैं कि रे ने शाह कमीशन के सामने अपने बयान में बाद में बताया कि जब वह पहुंचे तो इंदिरा ने मुझसे कहा कि उन्हें कई रिपोर्ट्स मिली है, इनमें कहा गया है कि देश में बड़ी मुसीबत आने वाली है, सब तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। शाह कमीशन जो इमरजेंसी लगी थी उसके बाद में जो कमीशन गठित हुआ था वह शाह कमीशन था। बिहार और गुजरात की विधानसभा भंग की जा चुकी थी। विपक्ष सिर्फ आंदोलन पर उतारू है। इस तरह तो विपक्ष के मांगों का तो अंत ही नहीं होगा। देश में कानून का राज ही नहीं रह गया है। इस समय कोई कड़ा कदम उठाने की सख्त जरूरत है। यह बात इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे को बता रही हैं कि ऐसा हमें इनपुट्स मिला है और ये सारे बातें वो गिनवा रही है। इंदिरा गांधी ने उसी शाम जेपी की रामलीला मैदान में होने वाली सभा को लेकर भी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट में कहा गया था कि जेपी की योजना पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का आह्वान कर एक समानांतर प्रशासन चलाने की है। वे कोर्ट से लेकर पुलिस और सेना से लेकर सरकार की बात ना मानने को कहेंगे। मीन्स ये बता रही हैं, सिद्धार्थ शंकर रे को अपना पक्ष रख रही हैं कि इस तरह का बात जेपी कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं। वो लोगों को भड़काएंगे, सरकार, पुलिस, सेना, इन सारे लोगों को सरकार की बातें मानने से मना करेंगे, रोकेंगे लोगों को, भड़काएंगे लोगों को। ऐसा इंदिरा गांधी का कहना था। इमरजेंसी की जांच के लिए बनी शाह कमीशन के सामने सिद्धार्थ शंकर रे यह खुलासा किया कि इंदिरा गांधी मुझसे पहले भी 2-3 मौक़ों पर कह चुकी थी कि देश को शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह जब एक बच्चा पैदा होता है और उसमें कोई हरकत नहीं होती तब उसमें जान लाने के लिए शॉक दिया जाता है। इंदिरा का कहना था कि देश में एक बड़ी शक्ति का उभरना जरूरी है। सवाल उठता है कि गांधी ने इस बात की चर्चा सिद्धार्थ रे से क्यों की। दरअसल सिद्धार्थ रे संवैधानिक मामलों के जानकार माने जाते थे। ये बंगाल के मुख्यमंत्री थे उस समय। दूसरी वजह, वो इंदिरा गांधी के बेहद करीबी लोगों में से एक थे। 1969 में जब कांग्रेस टूटी थी तब से सिद्धार्थ बाबू इंदिरा के फ्रैक्शन के साथ वफादार रहे थे। इस मामले में इंदिरा गांधी जितना भरोसा सिद्धार्थ रे पे करती थी उतना अपने कानून मंत्री SR गोखले पर भी नहीं करती थी। इंदिरा ने 2 घंटे चले बातचीत में कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन की हेट लिस्ट में मैं सबसे ऊपर हूँ। मीन्स अमेरिका के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे निक्सन, वो नफ़रत करते थे इंदिरा गांधी से, ऐसा वो बता रही हैं। मुझे डर है कि CIA के मदद से मेरी सरकार ना गिरा दी जाए, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने चिली में जनरल अगस्टो का तख्ता पलट कर दी थी। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू, ये उनकी बुक है, इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू, गांधी में बताती हैं कि इंदिरा गांधी 1974 से ही जयप्रकाश नारायण पर यह आरोप लगा रही थी कि उनके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है, वह उनका फाइनेंस भी कर रहे हैं। दरअसल इंदिरा को अमेरिका के प्रति डर बेवजह नहीं था। नवंबर 1971 इंदिरा गांधी अमेरिका के दौरे पर गई थी। भारत पाक युद्ध से 1 महीने पहले उनकी यात्रा का मकसद था कि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार ना भेजे। 1971 का जो युद्ध हुआ था उससे 1 महीने पहले ये अमेरिका गई थी और अमेरिका यात्रा का मकसद ये था कि वहाँ जाके प्रेसिडेंट को कहें कि आप पाकिस्तान को हथियार, असलहे ना भेजें। पर अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया था। साल 2022 में डॉक्यूमेंट्स
ऑन साउथ एशिया 1969 और 1972 सामने आया। साल 2022 में डॉक्यूमेंट्स ऑन साउथ एशिया 1969-1972 सामने आया। यह 5 नवंबर की सुबह 8:15 से 9 बजे के बीच प्रेसिडेंट NSA और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के बीच बातचीत है। उस डॉक्यूमेंट्स में 1969 से 1972 के जो डॉक्यूमेंट्स आए थे उसमें प्रेसिडेंट NSA और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के बीच की बातचीत उसमें है। इस तारीख पर इंदिरा अमेरिका दौरे पर थी। निक्सन कहते हैं दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट सी इंदिरा गांधी के बारे में, दिस इज ए बिच। इस पर किसिंजर NSA कहते हैं, NSA जो वहाँ के थे नेशनल सेक्रेटरी एडवाइज़र, वो कहते हैं वेल द इंडियंस आर बास्टर्ड एनीवे, दे स्टार्टेड द वार एनीवे। इंदिरा गांधी को पता था कि निक्सन नफरत करते हैं। 25 जून दोपहर को सिद्धार्थ रे धारा 352 लगाने का सुझाव दिया। इंदिरा गांधी की सारी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ बाबू ने कहा कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए ताकि कोई समाधान सोच सकें। उन्होंने शाम 5 बजे तक का वक्त मांगा। कमरे पर आकर सिद्धार्थ बाबू ने भारतीय संविधान के साथ अमेरिकी संविधान को उल्टा पलटा। दोपहर 12 बजे तक वो इसी काम में लगे रहे। शाम 3:30 बजे फिर एक सफदरगंज रोड गए, एक सफदरगंज रोड जहाँ पे इंदिरा गांधी रहती थी, प्रधानमंत्री आवास था। सिद्धार्थ रे वापस पहुँचे और इंदिरा गांधी को तसल्ली से समझाने बैठे। रे ने कहा भारतीय संविधान की धारा 352 बाहरी और आंतरिक अव्यवस्था के समय इमरजेंसी लगाने की छूट देता है। भारतीय संविधान में 352 आर्टिकल है जिसके तहत उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाया कि बाहरी और आंतरिक अव्यवस्था के समय इमरजेंसी लगाने की छूट है 352 आर्टिकल के तहत। रे ने साफ किया कि बाह्य और आंतरिक व्यवस्था कैसे अलग है। उदाहरण के लिए 1971 में भारत पाक युद्ध के समय लगाए गए इमरजेंसी के बारे में इंदिरा को समझाया। बताया कि युद्ध एक देश के लिए कैसे बाहरी खतरा है और जो देश के अंदर परिस्थितियां हैं उसके लिए आंतरिक इमरजेंसी लगाना होगा। ये सारी बातें सिद्धार्थ रे इंदिरा गांधी को ब्रीफ कर रहे हैं कि अगर इमरजेंसी लगाना है तो कौन से आर्टिकल के तहत लगाना है। ये सारी बातें वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और ये 25 जून की बात है दोस्तों। यह सुनकर इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसा करने से पहले वो इस मामले को मंत्रिमंडल के सामने नहीं लाना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि मंत्रिमंडल के सामने ये सारी बातें रखेंगे तो मंत्रिमंडल इससे इनकार कर देगा और इमरजेंसी लगाने नहीं देगा। इसके लिए से वो मंत्रिमंडल के सामने ये सारी चीज़ें लाना नहीं चाहती थी। सिद्धार्थ रे ने कहा इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति से कहना होगा कि मंत्रिमंडल को बुलाने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। मतलब बहाना भी ढूंढ ली कि राष्ट्रपति को अगर बताना हो तो ये बताया जा सकता है कि मंत्रिमंडल को बुलाने का, बैठक करने का, मीटिंग करने का पर्याप्त समय हमारे पास नहीं था। इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ रे राष्ट्रपति से मिलने गए। हालांकि सिद्धार्थ रे राष्ट्रपति के पास जाने से हिचकिचा रहे थे। 25 जून की शाम कुछ ही मिनटों में राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने के लिए मना लिया। शाम 5:30 बजे इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ रे राष्ट्रपति आवास पहुंचते हैं। तब देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद खां थे। इन दोनों ने सारी बातें बताई। राष्ट्रपति ने कहा कि आप मुझे इमरजेंसी के सारे दस्तावेज पहुंचाइए। इंदिरा गांधी, सिद्धार्थ रे दोनों एक सफदरगंज रोड पहुंचे। सिद्धार्थ बाबू आते ही तुरंत फुरत में इंदिरा गांधी के सचिव PN धर को ब्रीफ किया, यानी PN धर को ये सारी बातें बताई, यानी प्राइम मिनिस्टर के जो प्राइम सेक्रेटरी थे PN धर।
धर ने अपने टाइपिस्ट को बुलाया और इमरजेंसी की घोषणा की दस्तावेज तैयार कराए गए। धर खुद ही ये दस्तावेज लेकर राष्ट्रपति भवन पहुँचे। पीएन धर जो मुख्य सचिव थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के, ये जो दस्तावेज तैयार करवाए गए थे इमरजेंसी की, पीएन धर खुद राष्ट्रपति भवन इस डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहुँचे। अब तक रात हो चुकी थी, मीन्स 25 जून की रात। इंदिरा गांधी ने निर्देश दिया कि यह बात मंत्रिमंडल को सुबह 5 बजे बताई जाए। 25 जून रात 12 बजे विपक्षी नेताओं समेत लाखों लोगों को गिरफ्तार की प्लानिंग बनाई जा रही थी। 25 जून की रात 12 बजे एक सफदरगंज रोड पर सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी को उनके सुबह के भाषण को लिखने में मदद कराने लगे। एक दूसरे कमरे में आर.के. धवन, संजय गांधी और ओम मेहता, जो संसदीय कार्य मंत्री थे, वो सुबह गिरफ्तार किए जाने वाले नेताओं का लिस्ट तैयार कर रहे थे कि सुबह किन किन नेताओं को गिरफ्तार करना है। 26 जून सुबह 6 बजे राउंड टेबल पर बैठा पूरा मंत्रालय सदमे में था। 25 जून की ये सारी बात हो रही है, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वो 25 जून की है। अब ये 26 जून की सुबह मंत्रिमंडल को बुलाया गया। आपातकाल पे चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया गया, न वोटिंग करने के लिए बुलाया गया। सिर्फ जो घोषणा, आपातकाल की घोषणा के जो डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए थे उनकी एक एक कॉपियाँ सब लोगों को दी गई। मर्जी किन्हीं की ली नहीं गई। सुबह के 6 बजे थे, सुबह के 6 बज रहे थे। एक अकबर रोड पर इंदिरा गांधी के ऑफिस में 8 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री मौजूद थे। बाकी 9 कैबिनेट मंत्री उस वक्त दिल्ली में थे ही नहीं। एक राउंड टेबल पर सभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बैठे। उन सबको इमरजेंसी की घोषणा की एक एक और विपक्ष के उन नेताओं की लिस्ट दी गई जो गिरफ्तार हुए थे। यानी 12 बजे प्लानिंग हुई और 6 बजते बजते इस बीच में बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये सारे जो मंत्री जो बैठक बुलाए गए थे उसमें उन लोगों को ये सारी कॉपियां दी गई कि किन किन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, और इमरजेंसी के जो घोषणा की गई, जिसके कि डॉक्यूमेंट्स बनाए गए जो राष्ट्रपति को दिए गए, उसकी एक एक कॉपी अपने मंत्री लोगों को उस बैठक में इन लोगों ने दिए, यानी इंदिरा गांधी ने दिए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की और ऐसा करने की वजहें बताई। ये वजह जिस कारण से वो उन्होंने इमरजेंसी लगाया था, ये अपने मंत्रिमंडल को ब्रीफ किया। वहाँ मौजूद सभी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इससे पहले किसी को कानो कान खबर भी नहीं था। पीएन धर ने बताया कि वहाँ कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। ना कोई वोटिंग हुई, ना किसी का मन पूछा गया कि आप क्या चाहते हो। किसी तरह की चर्चा बातें नहीं हुई वहाँ पे। मीटिंग जो है 30 मिनट में खत्म हो गई। विपक्षी नेताओं समेत 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। 25 जून 1975 से 19 जनवरी 1977 तक भारत में इमरजेंसी लागू रही। मीन्स 21 महीने का वह काला अध्याय भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीशा के तहत और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। पर अक्सर सवाल उठाया जाता है कि देश में इसका किसी ने विरोध नहीं किया। इंदिरा गांधी ने खुद कहा कि जब मैंने इमरजेंसी लगाई तो एक कुत्ता भी नहीं भौंका था। आंदोलन कर रहे जयप्रकाश नारायण से लेकर मोरारजी देसाई, वाजपेयी जी, आडवाणी जी, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, चंद्रशेखर जैसे शीर्ष विपक्षी नेता शामिल थे। 25 जून की आधी रात को ही सभी राज्यों के मुख्य सचिव की गिरफ्तारी
के आदेश दे दिए गए थे। जयपुर की महारानी और ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया को भी तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। सुनते जाइए दोस्तों, इमरजेंसी में क्या क्या हुआ। और ये जो सारी बातें हैं वो 25 और 26 जून की है, ना बहुत पहले की है ना बाद की है। बाद में और क्या क्या हुए उसके बारे में अगर बातें करें तो बहुत लंबी बातें हो जाएगी। ठीक है, वहाँ यह भी योजना बन रही थी कि कैसे अखबारों और कोर्ट की बिजली काट दी जाए, यानी अखबार और अदालतें, इनकी बिजली कैसी काट दी जाए ताकि अखबारें सुबह में छप ना सके। रात के 3 बज चुके थे। सिद्धार्थ शंकर रे अब तक वहीं थे जब वह बाहर निकल रहे थे कि ओम मेहता से टकरा गए। ओम मेहता ने बताया, अगले दिन दिल्ली के अखबारों और अदालतों की बिजली काटने का बंदोबस्त कर लिया गया है। ये ओम मेहता बताते हैं। एक्चुअली ओम मेहता और संजय गांधी, ये लोग रात में 12 बजे बैठ के प्लानिंग कर रहे थे कि क्या क्या करना है। तो जब ओम मेहता निकलते हैं और सिद्धार्थ शंकर रे को बताते हैं कि कोर्ट्स और अखबारों यानी प्रेस की सारे जगह की कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। रे यह सुनकर चौंक गए और विरोध करते हुए कहा कि ऐसा करना बेतुका है। हमारी तो इस बारे में मिसेस गांधी से कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि आपातकाल लगाने की सारी बातें तो सिद्धार्थ शंकर रे से हो रही है, इंदिरा गांधी की। और लेकिन पीछे ये भी प्लानिंग चल रहा है कि क्या क्या करना है, किनको जेल में बंद करना है, कोर्ट्स, अखबार, ये प्रेस, ये सारे के बिजली कनेक्शंस काटने हैं। ये सारी बातों से सिद्धार्थ शंकर रे अनभिज्ञ थे, क्योंकि इंदिरा गांधी से इस बारे में बात नहीं हुई थी। संविधान के आपातकाल को इस तरह से लागू नहीं कर सकते। ये कौन बोल रहे हैं? सिद्धार्थ शंकर रे बोल रहे हैं। रे वापस आर.के. धवन के पास पहुंचे। आर.के. धवन कौन है? सेक्रेटरी हैं इंदिरा गांधी के। तो सिद्धार्थ शंकर रे वापस आर.के. धवन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि इंदिरा गांधी से मिलना है। जब वो जाने की इस तरह का भी प्लानिंग है इन लोगों का पीछे से, तो वो इंदिरा गांधी से दोबारा मिलना चाहते थे। धवन ने कहा सोने जा चुकी है, पर रे ने कहा मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। धवन जब तक इंदिरा को बुलाने गए, ओम मेहता ने रे को बताया बिजली काटने का अदालतें बंद करने का विचार संजय गांधी का था। इधर थोड़ी झिझक के बाद धवन इंदिरा गांधी के पास गए और उन्हें बाहर लेकर आए। इंदिरा की आंखें लाल थी, जाहिर था कि वह रो रही थी। सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को प्रेस की बिजली काटने की बात बताई। इस पर इंदिरा ने कहा कि किसी अखबार की बिजली नहीं काटी जाएगी, ना कोई कोर्ट अदालतें बंद होगी। इंदिरा गांधी से इतनी बात सुनने के बाद वहाँ से सिद्धार्थ शंकर रे बाहर आ जाते हैं, जो कि बाद में यह बात झूठ साबित हुई। दिल्ली के अखबारों की बिजली काट दी गई थी। 26 जून की सुबह बस हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन अखबार ही निकल पाया था, छप पाया था। किस्मत से उनके प्रेस में बिजली कनेक्शन दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी की जगह नई दिल्ली से था, इसके लिए से इनकी अखबारें छप गई थी। राजमाता सिंधिया पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। 26 संगठनों को एंटी इंडिया कहकर उन पर बैन लगा दिया गया था। इसमें आरएसएस से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट शामिल थे। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी। हर अखबार के दफ्तर में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया था। उसके देखने के बाद ही कोई खबर छपती थी। कि खबर छपना क्या है, वहाँ पे एक सेंसर अधिकारी बैठा दिए गए थे। उस सारे खबर को देखने के बाद ही वो पेपर में छपने के लिए ओके करते थे, यानी इनके रजामंदी से पेपर में खबरें छपती थी। सरकार विरोधी समाचार छपने पर गिरफ्तारी हो जाती थी। 23 जून 1977 को सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। 23 जून 1977 तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, जब तक सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से लोकसभा चुनाव की घोषणा
नहीं हो गई। तो ये है आपातकाल की कहानी, जिसे कि मैं एक संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की। अगर आप पूरा सुने होंगे ध्यान से तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्या स्टेप लिए थे इंदिरा गांधी ने 25 और 26 जून को आपातकाल लगाने के लिए, और आपातकाल लगाने के पीछे कारण क्या था। ये सारी बात अगर आप सुने होंगे तो आपको समझ में आया होगा। सचमुच में दोस्तों, ये हमारे इतिहास, हमारे डेमोक्रेसी के लिए, लोकतांत्रिक इतिहास के लिए ये काला अध्याय है, ये काला स्याह है। इसे माफ़ नहीं किया जा सकता है जिस तरह से आपातकाल देश में लगाया गया था। और उसके बाद जो चुनाव हुए 77 में, तो उसमें इंदिरा गांधी की हार हुई थी। तो ये है आपातकाल की पूरी बातें जो कि मैं आपके सामने संक्षिप्त में रखा। और अब आपसे हम अगले किसी और वीडियो में मिलते हैं और किसी और विषय पे बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।